हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन विच इज वन ऑफ इट्स काइंड सेशन, क्योंकि काफी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर राकेश सचन। अब मिस्टर राकेश सचन के बारे में वैसे तो हम काफी तारीफों के पुल बांध सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात करते हैं और उस बेसिस पे बात करते हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास ये नोट्स लिखे हुए हैं। तो कुछ चीजें अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मिस्टर राकेश सचन साहब जो हैं वो हैं कौन। अब ये जनाब हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के मंत्रालय में मिनिस्टर। कौन से मिनिस्टर हैं? हाँ जी, सुना होगा आपने, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की जो एक मिनिस्ट्री चलती है उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट में, वहां पे ये हैं हमारे मिनिस्टर। अब इनके साथ एक टर्म हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हु फ्लेड विद द कोर्ट्स फाइट। कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी क्या है, आगे हम लोग समझेंगे ना। आगे बढ़ने से पहले ये है आपके राकेश सचन साहब। इनके बारे में छोटी सी आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं। दैट इज कि ये जनाब जो हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और कानपुर से आते हैं, कानपुर को बिलोंग करते हैं। वहीं पे इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उसके बाद ये धीरे 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 कह सकते हैं कि राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका हो गया, क्योंकि कहानी इस बारे में नहीं है तो पूरा जो माहौल है वो उसके अराउंड क्रिएट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं जेपी नड्डा साहब के साथ। जेपी नड्डा साहब आप सभी लोग जानते ही होंगे। जेपी नड्डा साहब करेंटली भाजपा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इनकी पॉलिटिकल स्टोरी के बारे में कुछ आपको छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने ज्वाइन किया सपा। सपा आप सभी लोग जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो एज वी लुक एट इट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद सपा में कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि जो राकेश सचन साहब थे, इनके अखिलेश यादव जी से अच्छे खासे संबंध नहीं थे। तो उसके बाद इन्होंने कांग्रेस में अपना नया घर ढूंढा। 2-3 साल उस घर में रहे और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया 2022 के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद मजे की बात यह है कि चुने भी गए और 2022 के इलेक्शंस में जीत करके आए। खैर, ये तो बात हो गई पॉलिटिकल स्टोरी की। अब पॉलिटिकल स्टोरी जानना क्यों जरूरी था ये आपको आगे समझ में आएगा। क्यों इनका नाम आजकल न्यूज में चल रहा है, ये आज का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है। तो 90s में हुआ ये कि इन्होंने अपने घर पे एक राइफल रखी हुई थी जो इनके हिसाब से इनके नाना जी की थी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसी दौरान वहां पे 3 लोगों का खून होता है, 3 लोगों का कत्ल होता है। तो इनके घर पे राइफल बरामद होना और उसके बेसिस पे इन पे मामला चलाया जाना, ये पूरी की पूरी रीजन था जिसके कारण इनका नाम सुर्खियों में आया, ठीक है। ये एक बात थी, लेकिन ये 90s की बात थी। अब उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ये होता है कि अल्टीमेटली इनके अगेंस्ट अभी रिसेंटली कानपुर में 6 अगस्त को, ठीक है, अल्टीमेटली इनके अगेंस्ट होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट एक लेवल पे, असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे उनकी कोर्ट में 6 अगस्त को पेशी लगी। 3 मामलों में इनकी सुनवाई होनी थी। 3 में से एक मामले में ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि फाइनल आर्गुमेंट हो चुका था और पूरा का पूरा जो सवाल जवाब हो रहा था वो इस बात पे चल रहा था कि इनका क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, उस पे बात हो रही थी कि चलिए हम तो कन्विक्शन कर देते हैं, कन्विक्शन तो होके रहेगा, यानी कि दोष सिद्धि हो चुकी है और इनको जाना पड़ेगा जेल। तो जो जज साहब हैं वो कुछ देर के लिए अपने चेंबर में गए और उस चेंबर में जाते वक्त उनके पीछे पीछे गए इनके एडवोकेट, और वहां पे जाके जिस कॉपी ऑफ जजमेंट के बेसिस पे जज साहब फाइनली जजमेंट लिखते, जिस कोर्ट फाइल के बेसिस पे जज साहब फाइनली वो जजमेंट लिखते, मजे की बात यह है कि सचन साहब के जो एडवोकेट थे वो उसी फाइल को लेकर के उड़ गए। हाँ जी, यही खबर है। तो हुआ ये, इससे हुआ ये कि इसके बाद जो उस कोर्ट की रीडर हैं वो रीडर पहुंची कानपुर थाने में। थाने में पहुंची तो उन्होंने थाने में जाके ये रिपोर्ट लिखवाई कि सचन साहब आए, उनके खिलाफ दोष सिद्धि हो गई थी। दोष सिद्धि के बाद उनका एडवोकेट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पीछे पीछे जाता है, चेंबर में बैठता है,
फाइल देखता है और फाइल को लेकर के चला जाता है। सचिन साहब जब न्यायालय से निकले तो उनके साथ 40-50 लोग भी थे, तो किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया नहीं। अब हुआ क्या? हुआ ये अल्टीमेटली कि अब ठीक है, आज जाकर के सचिन साहब ने कर दिया है सरेंडर। अब सरेंडर जैसा आप लोग जानते हैं, सरेंडर इन्होंने किया है कानपुर न्यायालय में, लेकिन ये अकेले नहीं आए थे सरेंडर करने के लिए, इनके साथ पूरी एक वकीलों की फौज थी। उन वकीलों की फौज के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थे, और जब ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ इनका कन्विक्शन तो होगा, तो इनको सजा होती है 1 साल और 15,000 रुपए जुर्माने की। लेकिन जनाब चतुर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था ऑलरेडी अपना बेल एप्लीकेशन। तो बेल एप्लीकेशन लगाई, और बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद इनको ये 1 साल और 15,000 रुपए वाले मामले में भले कन्विक्शन चल रहा है, लेकिन मिल चुकी है बेल। अब आप लोग ये सोचेंगे कि शुभम सर काहे को ये मैटर आप लेकर के आए, इसमें ऐसी नई बात क्यों है? इसमें नई बात ये है जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, द लीगल एक्यूमेन, दैट इज कि इस मामले में अब आप एक एक चीज को पकड़ो। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आर्म्स एक्ट का मामला, दैट इज नंबर 1। भाई राइफल पकड़ाई गई है, 3 लोगों का खून हुआ है, और आपके पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं। दूसरा, यहां पे सवाल ये बनता है कि जब रीडर पहुंची, उन्होंने कहा कि हम जाकर के एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भाई साहब ये सारे पूरे मामले थे, और उसके बाद जो सचिन साहब, उनके एडवोकेट और उनकी पूरी टीम थी, वो न्यायालय से भाग निकली। तो समस्या ये है कि जो रीडर है, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इन कारणोंवश हमारे जो सचिन साहब है उन पे लॉन्च की जाए प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एफआईआर। आप सभी लोग जानते होंगे एफआईआर लॉन्च की जाती है धारा 154 सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता। ना इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये भी जानते होंगे कि एफआईआर हमेशा संज्ञेय अपराधों में, यानी कि कॉग्निजेबल मामलों में लॉन्च की जाती है। अब कॉग्निजेबल मामला कौन सा होता है? कॉग्निजेबल मामला वो मामला होता है जिसमें कि पुलिस बिना किसी और फर्दर ऑर्डर के, वारंट के, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ठीक, अब मामला मजेदार तब हो जाता है जब रीडर मैडम पहुंची, उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा मामला हो गया। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने से इस बाबत मना कर दिया, इस बाबत उन्हें मतलब आप कह सकते हैं कि एफआईआर लॉन्च करने का रिजेक्शन मिल गया कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस के अनुसार ये मामला कॉग्निजेबल ही नहीं था, यानी कि ये मामला कॉग्निजेबल अपराध की ही कैटेगरी में नहीं आता था। तो ये ऐसा पहला मामला है, ये ऐसा पहला मैटर है जिसमें आप लोग एक्चुअली कह सकते हैं कि कोर्ट एक तरीके से पार्टी बनी थी। यस, न्यायालय एक तरीके से पार्टी बना था। तो इसीलिए ये मामला ऐसा है जिसे हमें जानना जरूरी है, अपनी तरह का ऐसा पहला मामला जिसमें आप ये देख सकते हो कि कोर्ट को हम ये तो नहीं कहेंगे कि पक्षकार बनाया गया, लेकिन कोर्ट अपने आप में ही क्या बन गया, एक पक्षकार बन गया। क्योंकि हम लोग आर्म्स एक्ट भी देख ले रहे हैं, 154 भी देख ले रहे हैं, और ये भी देख ले रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा थे हमारे राकेश सचिन साहब, एफआईआर लॉन्च करने का एक ऐसा रीजन दिया गया जो काफी लोगों को खटक रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये रीजन बनता कैसे है। तो आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा कि अगर हमारे यहाँ पे कोई सत्ताधारी है तो क्या वो विधि, या हम जिसे कह सकते हैं क्या वो लॉ से भी ऊपर आ जाता है। ये आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बैकग्राउंड स्टोरी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोग के पास है। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल, डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, ठीक है। आई एम वेरी श्योर ये आपको दिख रहा होगा। साथ साथ में आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर के द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी शानदार सी फोटो लगी हुई है, बढ़िया से जाना, उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब हम लोग सारथी 3.0 बैच लाने वाले हैं। साथ साथ में यूपी पीसीएसजे का भी नोटिफिकेशन जल्दी एंटिसिपेटेड है, तो इनसे रिलेटेड बैचेस आपको जल्दी ही मिलेंगे। प्लस बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, क्योंकि मैं पंजाब एडीए के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एज वेल एज लॉ के सब्जेक्ट्स लाने वाला हूं ऑन यूट्यूब। सो इसकी अपडेट के लिए डू and be there, do check out all the information that is provided on my telegram handle। मैं जुडिशरी लीडर्स बैच एंड सारथी 2.0 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा रहा हूं। सारथी में ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट भी चल रहा है, सो इफ यू वांट टू जॉइन इट यू कैन डेफिनेटली जॉइन इट, इट्स अ गुड टाइम। व्हाई इज इट अ गुड टाइम? क्योंकि अनअकैडमी 12th of August तक अपना ऑफर चला रहा है,
which is the basic accelerate offer, in which you can be getting an extension of 1 month, 3 months and 6 months, in cases of 6 months, 12 months and 24 months of सब्सक्रिप्शन. सो चाहे आप प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले, यू विल बी गेटिंग एन एक्सटेंशन ऑफ 1 month, 3 months and 6 months respectively in cases of 6 months, 12 months and 24 months. ध्यान रखिएगा, remember to use the code JW10, that is my code. So you will be getting not just the 10% discount but also all of these extension benefits. So I hope आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा. प्लस क्लासेस में मैं ऑलरेडी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ले रहा हूं. प्लस एंड आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म के जो बेनिफिट्स हैं वो आप सभी के सामने. मेरे फेवरेट अनलिमिटेड एक्सेस हैं क्योंकि जितनी बार चाहो उतनी बार क्लासेस को देख सकते हो. एंड आइकॉनिक का जो बेस्ट बेनिफिट है दैट इज 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस विद योर मेंटर्स. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अगर आप ये सुबह सुबह देख रहे हैं वीडियो तो. एंड जय हिंद एंड बेला चाओ. एंड यस, डू रिमेंबर कि हम लोगों का जो पूरा का पूरा सारथी 3.0 बैच आने वाला है उसमें आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन पीनल कोड. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या हमारा सत्ताधारी हमेशा लॉ से ऊपर है, क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस हमें बहुत हद तक देखने को मिलते हैं. सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ. जय हिंद एंड बाय बाय.